नमस्कार साथियों, स्वागत है आप सभी का सर्वज्ञ एग्जाम क्लासेस में। आज मैं आप सभी के लिए इतिहास से 25 प्रश्न बहुत ही महत्वपूर्ण आप सभी के लिए लेके आ चुका हूं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं किसी गवर्नमेंट एग्जाम या फिर एसएससी या फिर किसी अन्य की, तो ये क्लास आपके लिए अति महत्वपूर्ण होने वाली है। तो ये क्लास को स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आप सभी के सामने है, इसका उत्तर जरूर दीजिएगा। चीनी यात्री फायान निम्नलिखित यानी कि इनमें से किसके शासनकाल में भारत आया था? ऑप्शन ए कनिष्क, ऑप्शन बी चंद्रगुप्त फर्स्ट, ऑप्शन सी चंद्रगुप्त द्वितीय और ऑप्शन डी हर्षवर्धन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखना है, इसका करेक्ट आंसर है चंद्रगुप्त द्वितीय। ओके, एक एक पॉइंट को याद करके चलना है और साथ साथ इसका आंसर कमेंट में जरूर लिखना है। ठीक है, तो ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग है, ये भी रॉन्ग। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर चलते हैं। प्रश्न नंबर 2 देखिए, प्रश्न नंबर 2 है, कालिदास की किस कृति की गिनती विश्व की 100 प्रसिद्ध साहित्य कृतियों में होती है? ऑप्शन ए ऋतुसंहार, ऑप्शन बी मेघदूतम, ऑप्शन सी अभिज्ञान शाकुंतलम और ऑप्शन डी कुम्हार संभव। तो करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखना है, जो अभिज्ञान शाकुंतलम है ये एकदम करेक्ट आंसर है। ये सबसे प्रसिद्ध कालिदास की एक कृति है, यानी रचना है। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 3 देखिए, चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में नवरत्नों में सबसे अधिक प्रसिद्ध था कालिदास, आर्यभट्ट, धन्वंतरी या फिर वराहमिहिर। क्या है इसका सही आंसर? तो याद रखना है, जो कालिदास थे वो बहुत ही प्रसिद्ध है चंद्रगुप्त विक्रमादित्य के दरबार में। ठीक है, बहुत ही इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखिए, चंद्रगुप्त द्वितीय को विक्रमादित्य क्यों कहा गया? उसकी उज्जैन शासकों पर विजय के फलस्वरूप, उसकी विभिन्न विजयों के फलस्वरूप, या फिर धार्मिक गुरुओं के आदर्शों के फलस्वरूप, या फिर उपरोक्त में से कोई नहीं। तो याद रखना है, जब उसने उज्जैन शासकों पर विजय हासिल की थी तब से उसको विक्रमादित्य के नाम से जाना गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 5 देखिए, प्रश्न नंबर 5 देखते हैं, चंद्रगुप्त द्वितीय के काल में विद्या, कला एवं साहित्य का महान केंद्र कौन सा था? धारवाड़, वाराणसी, उज्जैन या फिर विदिशा। तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चंद्रगुप्त सेकंड था, जो उसकी काल में उज्जैन था जो शिक्षा का एक महत्वपूर्ण केंद्र था। ठीक है, अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न की ओर। प्रत्येक प्रश्न को नोट करना है, समझना है और आंसर भी देना है कमेंट में। ठीक है, देखिए नेक्स्ट, चंद्रगुप्त द्वितीय की विजयों से उसके साम्राज्य का विस्तार कहाँ तक हो गया? पश्चिमी समुद्र तक, या फिर गुजरात तक, या फिर बंगाल की खाड़ी तक, या फिर गोवा तक। तो इसका करेक्ट आंसर क्या है? तो याद रखना है, करेक्ट आंसर पश्चिमी समुद्री तट तक, यहाँ तक इसके साम्राज्य का विस्तार हो गया। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 7 देखिए, इलाहाबाद के स्तंभ लेख में हरिशेर ने प्रशंसा की थी चंद्रगुप्त की, स्कंदगुप्त की या फिर समुद्रगुप्त या फिर अशोक की? जो इलाहाबाद में शिलालेख स्तंभ लेख मिला था वो किसके ऊपर था? समुद्रगुप्त की। ठीक है, इसी की प्रशंसा की थी। इन्हें भारत का नेपोलियन भी कहते हैं, याद रखना है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 8 देखिए, समुद्रगुप्त के काल का इतिहास जानने का सबसे महत्वपूर्ण साधन था, तो अभी हमने पढ़ा था जो इलाहाबाद का स्तंभ था उसके द्वारा। ठीक है, अगला देखते हैं। प्रश्न नंबर 9 बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। गुप्त वंश की स्थापना किसने की थी? श्रीगुप्त, घटोत्कच, रामगुप्त या फिर चंद्रगुप्त? तो ध्यान रखना है, गुप्त वंश की बात करें वंश तो श्रीगुप्त ने। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 10, किस वंश को भारतीय संस्कृति में स्वर्ण युग कहा जाता है? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। मौर्य वंश, गुप्त काल को, या फिर वरदान काल को, या फिर कुषाण वंश को? तो याद रखना है, गुप्त काल को भारत की संस्कृति में स्वर्ण युग यानी सोने का युग कहा जाता है। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। प्रश्न नंबर 11 देखिए, गुप्त संवत की स्थापना किसने की? वंश की बात करें श्रीगुप्त ने, लेकिन यहाँ पर गुप्त संवत लिखा है, संवत यानी कि समय काल की। तो याद रखना है, चंद्रगुप्त फर्स्ट है। जो चंद्रगुप्त प्रथम था यानी कि फर्स्ट,
उसने ही गुप्त संवत की स्थापना की थी। अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 12। बिंबिसार ने अपने राजवैद्य जीवक को किस राज्य के राजा की चिकित्सा के लिए भेजा था? ऑप्शन ए कौशल, ऑप्शन बी अंग, ऑप्शन सी अवंती और ऑप्शन डी वैशाली। करेक्ट आंसर है अवंती। ठीक है, अब बात करते हैं अगले प्रश्न की, प्रश्न नंबर 13। देखिए, भारत पर आक्रमण करने वाला पहला विदेशी कौन था? साइरस, डेरियस फर्स्ट, आगरमीस, जेरेक्सिस। तो करेक्ट आंसर इसका है साइरस। ठीक है, जो भारत पर पहला विदेशी था जिसने आक्रमण किया, कहाँ पर? भारत पर, जिसका नाम क्या है सर? साइरस। ठीक है, और बाकी सब रॉन्ग है। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 14। सिंधव सभ्यता के महान स्नानागार कहाँ से प्राप्त हुए? मोहनजोदड़ो, हड़प्पा, लोथल, कालीबंगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। जो मोहनजोदड़ो था, ठीक है, जिसकी खोज 1922 यानी कि 1922 में राखलदास बनर्जी ने की थी, वहीं पर सिंधव सभ्यता के स्नानागार है। ठीक है, अब देखते हैं प्रश्न नंबर 15। शाक्य राजवंश के किस राजकुमार ने एक महान धर्म की स्थापना की? अब आप ध्यान रखना है, शाक्य वंश के कौन थे? सिद्धार्थ, जिनको हम महात्मा बुद्ध कहते हैं। बचपन का इनका नाम क्या था? जो इनका बचपन में नाम था वो था सिद्धार्थ, जिन्होंने, आपने कहानी पढ़ी होगी, जिन्होंने एक हंस को बताया था उनके भाई से। ठीक है, अगला देखते हैं प्रश्न नंबर 16। बौद्ध धर्म के प्रवर्तक गौतम बुद्ध का जन्म कब और कहाँ हुआ था? तो इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है, ध्यान रखना है। 623 ईसा पूर्व में लुम्बिनी में हुआ था। ठीक है, लुम्बिनी कहाँ पर है सर? नेपाल में। अगले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर नेक्स्ट देखते हैं। हड़प्पा सभ्यता के विलुप्त हो जाने का क्या कारण माना जा सकता है? तो याद रखना है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। हड़प्पा सभ्यता, पर ये गलत है। इन सभी को, जो चारों ऑप्शन है, हड़प्पा सभ्यता के विस्तार के साथ भूमि की उर्वरता का निरंतर कम होना, बाढ़ों का आना, विजातियों का आक्रमण, यानी कि उपयुक्त सभी एकदम सही आंसर है। तीनों को जो है वो पहले की एक रीजन से, यानी कारण है पहले के। ठीक है, जो हड़प्पा सभ्यता है उसके गायब होने, विलुप्त होने की। ठीक है, प्रश्न नंबर 18। कालीबंगा कहाँ स्थित है? हरियाणा, राजस्थान, गुजरात, पंजाब। इन चारों स्टेट्स में से कहाँ पर स्थित है कालीबंगा, जो कि बहुत चर्चा में वर्तमान में? कालीबंगा कहाँ पर सर? राजस्थान में। कहाँ पर? राजस्थान, एकदम करेक्ट आंसर है, बाकी सब गलत है। ठीक है, अगले प्रश्न अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं। देखिए, सिंधु घाटी की सभ्यता के लोगों का धर्म प्रमुखतः किस पर आधारित था? पशु और मानव बलि पर, शिव की विभिन्न रूपों की पूजा पर, मातृ देवी की पूजा पर, या फिर प्रकृति की पूजा पर? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, यानी कि देवी माँ की पूजा पर निर्भर थे सिंधु घाटी सभ्यता के लोग। अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 20। हड़प्पा सभ्यता के औजार और अस्त्र मुख्यतः बनाए जाते थे लोहे के, पत्थर के, तांबे, टिन या कांसे के, या फिर लोहे कांसे के? तो याद रखने हैं, शुरुआत में जो हड़प्पा सभ्यता के लोग थे उन्होंने तांबे, टिन और कांसे के ही औजार प्रयोग में लाए थे। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं, प्रश्न नंबर 21। अशोक के अभिलेख में उसके किस एकमात्र पुत्र की चर्चा की गई थी? महेंद्र, तीवर, जालौक, कुणाल। तो याद रखना है, जो तीवर थे उनका जो, मतलब उनके अभिलेख में एक पुत्र की चर्चा, जिनका नाम क्या है? तीवर था उनका नाम। ठीक है, महेंद्र गलत है, जालौक गलत, कुणाल गलत। ठीक है, अगले प्रश्न की ओर आगे बढ़ते हैं, प्रश्न नंबर 22। देखिए, जैन ग्रंथों की रचना किस लिपि में हुई? प्राकृत, पाली, खरोष्ठी लिपि या फिर देवनागरी लिपि? बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। तो जैन ग्रंथ, यानी भगवान जो जैन थे, उन्होंने प्राकृत लिपि में अपने जो रचना है उन्होंने लिखी थी। ठीक है, प्रश्न नंबर 23। वैदिक काल के लोगों ने धातुओं का प्रयोग किया, उनमें से कौन सा पहला धातु था? यानी जो वैदिक काल के लोग थे उन्होंने जो धातु यूज़ की थी, उसमें जो पहली धातु कौन सी थी? मोस्टली अधिकांश बच्चों को मालूम होगा ये। करेक्ट आंसर क्या है इसका? तांबा। तांबा यानी कि कॉपर। शुरुआत में कॉपर धातु का प्रयोग किया गया, ठीक, वैदिक काल में। ठीक है, सोना गलत है, चांदी गलत, लोहा ये तो अभी आए हैं। ठीक है, नवीकरण में। अगला देखते हैं 24। देखिए, सूर्य देवता सावित्री को संबोधित प्रसिद्ध गायत्री मंत्र किससे उल्लेखित है? किसमें उल्लेखित है, यानी किस जो वेद है किसमें? ऋग्वेद में, या फिर छांदोग्य उपनिषद में, कंठोपनिषद, या फिर ऐतरेय ब्राह्मण? तो करेक्ट आंसर क्या है इसका सर? ऋग्वेद संहिता।
ऋग्वेद में ही भगवान सूर्य का जो वर्णन है गायत्री मंत्र। ठीक है, अगले प्रश्न की बात करते हैं। प्रश्न नंबर 25, वैदिक कालीन नदी परुष्णी जिसके तट पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ था, उसका वर्तमान यानी कि आधुनिक नाम क्या है? व्यास है, रावी है, फतलोस है, घग्गर है। तो याद रखना है, जहाँ पर 10 राजाओं का युद्ध हुआ उस जगह का नाम है, मतलब किस नदी के किनारे थे वो, उस नदी का नाम है रावी, जिसको पहले परुफड़ी नदी कहते थे। क्या कहते फिर? परुफनी। ठीक है, वैदिक काल में। अब क्या कहते हैं? रावी कहते हैं। तो आज के लिए इतना ही काफ़ी है। ये क्लास आपको कैसी लगी प्लीज़ कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और ऐसे ही क्लास चाहते हैं तो कमेंट जरूर कीजिए, और आपका सपोर्ट रहा तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिए। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।